हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ के। इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही थी, आज उसका पार्ट 2 है और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं: गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयोों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नोट है, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं: अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता और वैधानिकता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट है, 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1909 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं: केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उप वर्गों में विभाजित किया गया: आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित विषय: वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां, छापाखाना,
समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि, ये सब आरक्षित विषय के अंतर्गत थी। हस्तांतरित विषय में थे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। नोट है, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित ना किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात की स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नोट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था।